Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. In this particular class, we are going to cover remaining portion of chapter number 4 for CA Inter Audit. Part number 1 मैंने पहले ही कवर करवा दिया है. आपका रिमेनिंग चैप्टर जो बचता था हम इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाले हैं. कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल से पहले का जितना भी पोर्शन था इंक्लूडिंग जो भी आपके चैप्टर की फाउंडेशंस थी, जो भी टर्म्स मुझे समझाने थे, मैंने पार्ट नंबर 1 में कवर कर दिए हैं ऑलरेडी. तो इस क्लास को देखने से पहले आई वुड एडवाइज कि आप पार्ट नंबर 1 देखो. राइट, मैं बिना टाइम वेस्ट करे आई एम डायरेक्टली स्टार्टिंग विद द कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इस क्लास को मैं ऐसे कवर करवाऊंगी कि मैं ये मान के चलूंगी कि आपने पार्ट नंबर 1 देख लिया है और जितनी भी अंडरस्टैंडिंग आपको इस स्टेज पे पहुंचने के लिए होनी चाहिए इस चैप्टर की, उतनी अंडरस्टैंडिंग आपको है. राइट, सो आई एम स्टार्टिंग विद द कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल. ऐसे नंबर 315 कहता है कि देयर आर टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. नंबर 1 इज कंट्रोल एनवायरनमेंट, नंबर 2 इज एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, नंबर 3 इज एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग बिजनेस प्रोसेसेस, नंबर 4 इज कंट्रोल एक्टिविटीज एंड नंबर 5 इज मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स. कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब होता है कि जब आपका ऑडिटर ऐसे नंबर 315 में एंटिटी को समझता है, उसके बिजनेस एनवायरनमेंट को समझता है, इंक्लूडिंग जब वो इंटरनल कंट्रोल्स की अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करता है, तो उसको किस किस एरिया ऑफ एंटिटी को कवर करना है, किस किस एस्पेक्ट को वो कवर करेगा, जब वो इंटरनल कंट्रोल की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, उनको कहते हैं कंपोनेंट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल. तो आपका ऐसे नंबर 315 कहता है कि सबसे पहले आपके ऑडिटर को जब वो इवैल्यूएशन कर रहा होगा, जब वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा होगा एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल्स की, सबसे पहले उसको समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी एंटिटी के कंट्रोल एनवायरनमेंट की. कंट्रोल एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है ना, उस मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, आपकी मैनेजमेंट आपके इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर कितनी सीरियस है, आपकी मैनेजमेंट अपनी बनाई हुई पॉलिसीज को, अपनी बनाई हुई प्रोसीजर्स को अपने इंप्लॉयज को कम्युनिकेट कैसे करती है, अपनी एथिकल वैल्यूज को अपने इंप्लॉयज को कैसे बताती है, आपकी मैनेजमेंट कितनी कमिटेड है अपनी कंपिटेंस को लेकर, आपकी मैनेजमेंट अपने इंप्लॉयज की सिलेक्शन कैसे करती है, उनकी रिक्रूटमेंट कैसे करती है, उनको प्रमोशन कैसे देती है, उनकी ट्रेनिंग कैसे करती है, आपकी TCWG कितना रोल प्ले करती है आपके इंटरनल कंट्रोल्स में. ये सारी चीजें आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है जब वो कंट्रोल एनवायरनमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा होता है. राइट, तो क्या कहता है कि आपका ऑडिटर जब कंट्रोल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा तो आपके ऑडिटर को इवैल्यूएट करना पड़ेगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट ने एक कल्चर मेंटेन किया है, किसका कल्चर, ऑनेस्टी का कल्चर, और आपकी मैनेजमेंट अपने एथिकल बिहेवियर की कम्युनिकेशन कैसे करती है अपने एम्प्लॉयज को. जितना ज्यादा आपका स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट होगा, उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगी आपके रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स की. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ये पॉइंट क्या कहता है कि आपका जो कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो शो करता है कि आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है. मान लो कि आपकी मैनेजमेंट जो भी छोटे मोटे आपके फ्रॉड होते हैं या पेटी थेफ्ट होते हैं, उनको लेकर आपकी मैनेजमेंट टॉलरेंट है, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उसको 1000-2000 रुपए का कोई भी पेटी थेफ्ट मिलता है, वो इग्नोर करती है. तो अगर आपकी मैनेजमेंट सीरियस नहीं है पेटी थेफ्ट को लेकर, तो इसका मतलब रिस्क बढ़ जाता है कि छोटे छोटे करके कोई ह्यूज फ्रॉड भी हो सकता है. इसका मतलब जो आपके रिमेनिंग इंटरनल कंट्रोल्स हैं वो भी वीक होंगे. तो आपका जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल एनवायरनमेंट होता है, उतने ही ज्यादा जो रिमेनिंग कंपोनेंट्स होते हैं इंटरनल कंट्रोल्स के, उनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होती है. तो मतलब जो आपकी कंट्रोल एनवायरनमेंट है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है, एक फाउंडेशन प्रोवाइड करती है आपके रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर. राइट, अब यहां से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कंट्रोल एनवायरनमेंट. मतलब जब आपका ऑडिटर कंट्रोल एनवायरनमेंट को अंडरस्टैंड करेगा, उस टाइम पे उसको किस किस चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी. तो सबसे पहले आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि जो आपकी मैनेजमेंट है वो अपनी इंटीग्रिटी को, अपनी एथिकल वैल्यूज को कैसे कम्युनिकेट करती है और उसकी एनफोर्समेंट कैसे करवाती है. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल्स बनाना, आपकी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसकी इंप्लीमेंटेशन करवाना. लेकिन उसकी इंप्लीमेंटेशन करते कौन है? जो लोग एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, मतलब इंप्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन.
इम्प्लीमेंटेशन। तो ये पॉइंट कहता है कि जब आपका ऑडिटर कंट्रोल इन्वायरमेंट की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, उस टाइम पे वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी मैनेजमेंट अपनी एथिकल वैल्यूज को, आपकी मैनेजमेंट अपनी इंटीग्रिटी को, अपने इंप्लॉइज को कम्युनिकेट कैसे करती है और उसकी एनफोर्समेंट कैसे करवाती है। दूसरा पॉइंट, आपकी जो मैनेजमेंट है वो कंपिटेंस को लेकर कितनी कमिटेड है, वो अपनी नॉलेज की अपग्रेडेशन कैसे करती है, और जब वो किसी न्यू इंप्लॉय को हायर भी करती है उस टाइम पे, उनके हायरिंग के टाइम पे वो उनकी कंपिटेंस को कैसे इवेल्युएट करती है, वो कौन कौन से मैटर कंसीडर करती है, राइट। तीसरा पॉइंट, आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा कि जो आपकी टीसीडब्ल्यूजी है वो कितना पार्टिसिपेट करती है आपकी कंट्रोल, आपके इंटरनल कंट्रोल्स की इंप्लीमेंटेशन में, उनको बनाने में, राइट। टीसीडब्ल्यूजी का मतलब वो लोग जो आपकी स्ट्रेटजीज बनाते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब जो आपके टीसीडब्ल्यूजी की बनाई हुई स्ट्रेटजीज को अल्टीमेटली इंप्लीमेंट करवाने में हेल्प करते हैं। अगर मैं डिपार्टमेंटल हेड बोलूं तो वो आपकी मैनेजमेंट में आएंगे, और अगर मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलूं तो वो आपकी टीसीडब्ल्यूजी में आएंगे। तो जब आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा होगा कंट्रोल इन्वायरमेंट की, उस टाइम पे वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि आपकी टीसीडब्ल्यूजी कितना पार्टिसिपेट करती है, उसके साथ साथ वो इवैल्यूएट करेगा कि क्या आपकी मैनेजमेंट आपकी टीसीडब्ल्यूजी से इंडिपेंडेंट है। दूसरी चीज, आपकी टीसीडब्ल्यूजी का एक्सपीरियंस क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। तीसरी चीज, आपकी टीसीडब्ल्यूजी की इन्वॉल्वमेंट कितनी है इंटरनल कंट्रोल्स में। चौथी चीज, आपकी जो टीसीडब्ल्यूजी है क्या वो एप्रोप्रिएट एक्शन लेती है। फॉर एग्जांपल, मान लो किसी ने, आपके किसी पर्सोनल ने टीसीडब्ल्यूजी को कोई डेफिशिएंसी बताई इन द इंटरनल कंट्रोल, तो आपकी टीसीडब्ल्यूजी ने क्या कोर्स ऑफ एक्शन उस केस में लिया, उसको कहते हैं कि क्या आपकी टीसीडब्ल्यूजी का जो कोर्स ऑफ एक्शन था क्या वो एप्रोप्रिएट था या नहीं था। तो आपकी टीसीडब्ल्यूजी की एप्रोप्रिएटनेस कितनी है उसके कोर्स ऑफ एक्शंस की, उसके साथ साथ आपकी टीसीडब्ल्यूजी कैसे इंटरेक्ट करती है आपकी एंटिटी के इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल ऑडिटर्स के साथ। तो इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग आपका ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। उसके साथ साथ वो ये भी अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी मैनेजमेंट की फिलोसफी क्या है और उसका ऑपरेटिंग स्टाइल कैसा है। उसके साथ साथ वो ये अंडरस्टैंड करेगा, अच्छा मैनेजमेंट की फिलोसफी और उसके ऑपरेटिंग स्टाइल का मतलब है कि आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है, उसका अप्रोच कैसा है बिजनेस रिस्क को लेकर। बिजनेस रिस्क स्पेशली दोज रिस्क जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट करते हैं। आपकी मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मतलब कि जो बातें आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं, चाहे वो एएस है चाहे वो इंडियस है, कौन सा भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है, आपकी मैनेजमेंट उनको कितनी सीरियस तरीके से इंप्लीमेंट करती है जब वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है। तीसरा पॉइंट कहता है आपकी जो मैनेजमेंट है उसका एटीट्यूड कैसा है इंफॉर्मेशन प्रोसेसेस को लेकर, अपने पर्सनल को लेकर, राइट। तो इन सारी चीजों को कहते हैं कि आपकी मैनेजमेंट की फिलोसफी कैसी है और उसका ऑपरेटिंग स्टाइल कैसा है। और आपका ऑडिटर जब कंट्रोल इन्वायरमेंट को अंडरस्टैंड करेगा उस टाइम पे वो इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। अगला पॉइंट कहता है आपका ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को समझेगा, मतलब वो हायरार्की को समझेगा, वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है, किसको रिपोर्ट देनी पड़ती है किसको, राइट। उसके बाद आपका ऑडिटर ये भी अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की असाइनमेंट कैसे होती है। जिस इंप्लॉय के पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके पास उतनी ही अथॉरिटी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि आपकी ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसीज और प्रोसीजर्स क्या हैं, मतलब आपकी मैनेजमेंट अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने इंप्लॉयज को कैसे हायर करती है, उनकी ओरिएंटेशन कैसे करती है, उनके किए हुए काम की इवेल्युएशन करती है कैसे करती है, उनको प्रमोशन कैसे देती है, काउंसलिंग कैसे होती है, ईटीसी ईटीसी। तो ये सारी चीजें आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा जब वो आपकी एंटिटी की कंट्रोल इन्वायरमेंट की इवेल्युएशन कर रहा होगा। जिस एंटिटी का जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल इन्वायरमेंट होगा उसका इंटरनल कंट्रोल उतने ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। आपका कंट्रोल इन्वायरमेंट आपको एक फाउंडेशन प्रोवाइड करता है आपके रिमेनिंग कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स को, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दैट इज एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस क्या है। जैसे आपका ऑडिटर अपनी रिस्क की असेसमेंट करता है, जैसे आपका ऑडिटर अपने रिस्क को अंडरस्टैंड करता है बाय परफॉर्मिंग द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, उसी तरीके से आपकी एंटिटी की भी रिस्क की असेसमेंट करने की एक प्रोसेस होती है। तो आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा कि क्या आपकी एंटिटी के पास ऐसी कोई प्रोसेस है या नहीं, क्या आपकी एंटिटी के पास एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आपकी एंटिटी आइडेंटिफाई करती है बिजनेस रिस्क। और कौन से बिजनेस रिस्क, दोज बिजनेस रिस्क व्हिच आर रेलेवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा, इसके साथ साथ सिर्फ आइडेंटिफिकेशन नहीं, क्या आपकी एंटिटी के पास ऐसी कोई प्रोसेस है जिसकी हेल्प से आपकी
एंटिटी मतलब आपकी मैनेजमेंट इन रिस्क की सिग्निफिकेंस को इवेल्युएट करती है कि जो रिस्क उसको मिले हैं उसमें से कौन सा रिस्क उसके साथ उसके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क है, और आपकी मैनेजमेंट आपकी एंटिटी इनकी लाइक्लीहुड ऑफ अक्यूरेंस को कैसे इवेल्युएट करती है, कैसे एसेस करती है कि अगर मान लो उसको कोई रिस्क मिल गया तो इस रिस्क के बार बार होने के चांसेस कितनी हैं, इसकी असेसमेंट करने के लिए आपकी मैनेजमेंट के पास कोई प्रोसेस अवेलेबल है या नहीं, इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा जब आपका ऑडिटर एंटिटी की रिस्क असेसमेंट प्रोसेस को समझेगा। 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। नंबर 1, आपकी एंटिटी आपकी मैनेजमेंट अपने रिस्क की आइडेंटिफिकेशन कैसे करती है, मतलब वो रिस्क को ढूंढती कैसे है। दूसरा, रिस्क को ढूंढने के बाद वो इवैल्यूएशन कैसे करती है कि जो रिस्क उसको मिले हैं वो रिस्क सिग्निफिकेंट है। तीसरी चीज उन रिस्क के कितने चांसेस हैं बार बार होने के, तो लाइक्लीहुड ऑफ अक्यूरेंस को कैसे एसेस करती है आपकी मैनेजमेंट। तो ये सारी चीजें आपके ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग उनकी ऑब्टेन करनी पड़ेगी। आपके ऑडिटर के लिए वही बिजनेस रिस्क रेलिवेंट होते हैं जो उसके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेट करते हैं। तीसरा कंपोनेंट जो आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है, जो आपके इंटरनल कंट्रोल्स का हिस्सा होता है, वो है एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम्स इंक्लूडिंग रिलेटेड बिजनेसेस प्रोसेसेस व्हिच आर रेलिवेंट टू द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। मतलब वो इंफॉर्मेशन सिस्टम, वो बिजनेस प्रोसेसेस जो अल्टीमेटली आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को अफेक्ट करती हैं, वो आपके तीसरा कंपोनेंट होता है इंटरनल कंट्रोल्स का, और आपका ऑडिटर इसकी भी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है। तो आपका ऑडिटर किन किन चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा, जब वो आईटी सिस्टम को समझेगा, जब वो एंटिटी के बिजनेस प्रोसेसेस को समझेगा। नंबर 1, आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस इन द एंटिटीज ऑपरेशंस व्हिच आर सिग्निफिकेंट टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अंडरस्टैंड करेगा कि जो भी ट्रांजैक्शन आपकी एंटिटी में होती हैं उनमें से कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है। दूसरी चीज, द प्रोसीजर बाय विच दिस ट्रांजैक्शंस आर इनिशिएटेड, बाय विच दिस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, प्रोसेस एंड करेक्टेड। मतलब आपकी मैनेजमेंट इन ट्रांजैक्शंस को, ट्रांजैक्शंस मतलब सेल की ट्रांजैक्शंस हो सकती है, इनकम की ट्रांजैक्शंस हो सकती है, सेल की ट्रांजैक्शंस हो सकती है, परचेज की ट्रांजैक्शंस हो सकती है, कोई भी एक्सपेंस की ट्रांजैक्शंस हो सकती है। तो आपकी जो ये ट्रांजैक्शंस है, आपकी मैनेजमेंट इन ट्रांजैक्शंस को इनिशिएट कैसे करती है, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे करती है, उनकी प्रोसेस कैसे करती है और उनकी करेक्शन कैसे करती है जब वो अपनी लेजर अकाउंट बनाती है, और अल्टीमेटली उन लेजर की हेल्प से जब वो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करती है। तो आपका ऑडिटर सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करेगा कि क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, राइट। मोस्टली आपकी कौन कौन सी ट्रांजैक्शन किस नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी, या तो इनकम के नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी, या तो एक्सपेंस के नेचर की ट्रांजैक्शंस होंगी, या तो एसेट होंगे, या तो लायबिलिटी होगी, राइट। दूसरा, आपके जो मैनेजमेंट है इन ट्रांजैक्शंस की इनिशिएशन कैसे करती है। इनिशिएशन का मतलब हो गया कि वो अपनी बुक्स में कैसे उनकी, जब वो ट्रांजैक्शंस इनिशियल स्टेज पे रिकॉर्ड होती है तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, अल्टीमेटली उसको अपनी बुक में कैसे, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी रिकॉग्निशन कैसे करती है, उनसे अपने लेजर कैसे बनाती है, और लेजर के हेल्प से अल्टीमेटली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाती है। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करता है, चेक करता है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स और उसकी सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन, ये देखने के लिए कि जो ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं, ये सपोर्टिंग इन्फॉर्मेशन है, वो रेलिवेंट है या नहीं है। आपकी एंटिटी के जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम है वो इवेंट्स एंड कंडीशंस को कैसे कैप्चर करते हैं। इवेंट कंडीशन, मान लो कोई परचेज हुआ है, कोई सेल हुआ है, तो आपके इन्फॉर्मेशन सिस्टम कितनी कैपेबल हैं उन इवेंट्स और उन कंडीशन को कैप्चर करने के लिए। आपकी एंटिटी की जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस है वो कौन सी प्रोसेस है जिसके हेल्प से आपकी एंटिटी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपका ऑडिटर उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपका ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। उसके बाद आपकी एंटिटी ने जर्नल एंट्रीज के अराउंड कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी आपका ऑडिटर ऑब्टेन करेगा, राइट। तो आपका ऑडिटर जब एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम को समझेगा इंक्लूडिंग द बिजनेस प्रोसेसेस, तो उनको इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है। नंबर 1, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है। नंबर 2, क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शन इनिशिएट कैसे होती है, उनकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, उनकी अल्टीमेटली उनकी हेल्प से लेजर कैसे बनते हैं और उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे होती है। इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपके ट्रांजैक्शन, जो आपके एंटिटी के इंफॉर्मेशन सिस्टम है, क्या वो आपकी इतने कैपेबल हैं कि वो आपकी ट्रांजैक्शंस को सही तरीके से कैप्चर करते हैं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम आपके ट्रांजैक्शंस को कैप्चर कैसे करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपका ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। उसके साथ साथ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशंस और आपके सपोर्टिंग्स को भी आपका ऑडिटर चेक करेगा इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि ये अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ये इंफॉर्मेशन, ये सपोर्टिंग करेक्ट है, एडुकेट है, रेलिवेंट है और रिलायबल है, राइट। और कौन कौन से कंट्रोल लगाए हुए हैं आपकी मैनेजमेंट ने अपनी जर्नल एंट्रीज
रुपीज के अराउंड। तो आपके ऑडिटर को इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ती है। फिर आता है कौन कौन से फैक्टर्स आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी एंटिटी कम्युनिकेट कैसे करती है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपकी मैनेजमेंट अपने इंप्लॉइज को कैसे बताती है कि तुम्हारा रोल ये है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये है। आपका ऑडिटर जब इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा होगा उसको कौन कौन से फैक्टर कंसिडर करने हैं, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आई एम नॉट श्योर कि आपने जिस भी टीचर की क्लास ली है उसने किस मटेरियल को इंक्लूड किया है, लेकिन मैं अपना बेस रखती हूँ हमेशा स्टडी मटेरियल का। हो सकता है कि हम 4 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लें स्टडी मटेरियल में, ये सारी की सारी चीजें स्टडी मटेरियल में ही इंक्लूडेड है। 4 चीजें आप एक्स्ट्रा पढ़ोगे तो आपको लॉस नहीं होगा, लेकिन अगर आप 4 चीजें कम पढ़ोगे तो आपको लॉस हो सकता है, राइट। सो आपका ऑडिटर कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करेगा जब वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी एंटिटी कैसे कम्युनिकेट करती है अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। पहला पॉइंट कहता है आपके ऑडिटर को सबसे पहले तो क्या समझना पड़ेगा, उसको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि किस इंप्लॉय का क्या फंक्शन है, क्या रोल्स है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो पहला पॉइंट कहता है कम्युनिकेशन बाय द एंटिटीज ऑफ द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी वुड इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडिविजुअल रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैंने आपको अभी बताया कि आपका ऑडिटर सबसे पहले अंडरस्टैंड करेगा कि किस पर्सोनल के पास क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरी चीज आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिविटीज, कि जो इन इंप्लॉइज की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो आपस में कैसे रिलेटेड हैं, वो आपस में कैसे कम्युनिकेट करती है, इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आपका ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। उसके साथ साथ मीन्स ऑफ रिपोर्टिंग एक्सेप्शन टू दी हायर लेवल विद इन दी एंटिटी, और अगर किसी इंप्लॉइज को कोई भी एक्सेप्शन मिलती है तो उस एक्सेप्शन की रिपोर्टिंग आपकी हायर लेवल को कैसे होती है, उसके मीन्स को आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा। तीसरी चीज कहता है आपका ऑडिटर आपकी पॉलिसी मैनुअल या अगर आपके एंटिटी के पास कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स हैं उनको भी पढ़ सकता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रोसेसेस, राइट। और क्या अंडरस्टैंड कर सकता है, आपके जो भी कम्युनिकेशन के चैनल होने चाहिए वो ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, ताकि आपके इंप्लॉइज को अगर कुछ भी एक्सेप्शन मिलती है, कुछ भी डेविएशन मिलती है, कुछ भी फ्रॉड मिलता है, मिस स्टेटमेंट मिलती है, वो बिना डर के अपनी टीसीडब्ल्यूजी को बोल सके, राइट। अगला कहता है कि जो स्मॉल एंटिटीज होते हैं उसमें मोस्टली कम्युनिकेशन के जो चैनल्स होते हैं वो लेस स्ट्रक्चर्ड होते हैं, इजी कम्युनिकेशन के चैनल होते हैं, क्योंकि वहां पे उनकी जो हायरार्की होती है वो इजी होती है, उसमें स्ट्रक्चर कम होता है। आप इस चीज को समझो, एग्जाम में इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आप थोड़े बहुत इसमें से पॉइंट याद कर लेना। मतलब इनको कैसे याद करोगे तुम, मैं दोबारा से बता देती हूँ एक बार। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ अगर अलग सी होती है तुम्हें याद नहीं होती। तो सबसे पहले आपके ऑडिटर को अंडरस्टैंड करना है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, राइट। क्योंकि आपका आप क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि आपका ऑडिटर किन किन चीज़ों को कंसिडर करेगा, किस किस फैक्टर्स को कंसिडर करेगा जब वो ये अंडरस्टैंड कर रहा है कि एंटिटी के लोग मतलब मैनेजमेंट अपने इंप्लॉइज को उनके रोल्स के बारे में, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में कैसे बताती है। जब वो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन कर रहा है, मतलब वो इन शॉर्ट कम्युनिकेशन चैनल्स को समझ रहा है, कम्युनिकेशन कैसे करती है आपकी मैनेजमेंट आपके एम्प्लॉइज को, उनको उनकी रोल्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे बताती है, तो उसको किन किन फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, मतलब वो किन किन चीजों को कंसिडर करेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अंडरस्टैंड करेगा कि आपके एम्प्लॉइज की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कम्युनिकेशन तो बाद में आएगी, सबसे पहले तो उसको पता होना चाहिए कि आपके एम्प्लॉइज के इंडिविजुअल रोल्स, उनकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। दूसरी, उन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का आपस में रिश्ता क्या है, और अगर आपके एम्प्लॉइज को उनके काम करते टाइम कोई भी एक्सेप्शन मिलती है तो आपके एम्प्लॉइज उन एक्सेप्शन को आपके मैनेजमेंट को कैसे बताते हैं। तीसरी बात, अगर आपकी मैनेजमेंट के पास कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग मैनुअल्स हैं, कोई पॉलिसी मैनुअल्स है, वो उनको अंडरस्टैंड कर सकता है, उनको पढ़ सकता है। उसके साथ साथ जो भी आपके कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो ओपन कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, ताकि आपके एम्प्लॉइज को अगर कोई एक्सेप्शन मिले, कोई भी डेविएशन मिले, वो बिना किसी झिझक के अपनी हायर अथॉरिटी को कम्युनिकेट कर सके। फिर अगला पॉइंट कहता है कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो लेस स्ट्रक्चर्ड होती है, वो लेस कॉम्प्लिकेटेड होती है इन दी स्मॉलर एंटिटीज, और आपका क्वेश्चन यहां पे खत्म हो जाता है। फिर आता है आपका फोर्थ कंपोनेंट, दैट इज कंट्रोल एक्टिविटीज। कंट्रोल एक्टिविटीज का मतलब वो पॉलिसीज, वो प्रोसीजर्स जो इंश्योर करते हैं कि जो भी आपकी मैनेजमेंट की डायरेक्टिव्स हैं, जो भी आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसीज हैं, जो भी आपकी मैनेजमेंट की डायरेक्शंस हैं, आपके एम्प्लॉइज उसको कैरी ऑन करेंगे, उनको कहते हैं कंट्रोल एक्टिविटीज, राइट। और आपके ऑडिटर के लिए वही कंट्रोल एक्टिविटीज रेलिवेंट है जो उसकी ऑडिट के लिए रेलिवेंट है। हर एक कंट्रोल एक्टिविटीज उसके लिए रेलिवेंट नहीं है। तो कौन कौन सी एक्टिविटीज आपके ऑडिटर की ऑडिट के लिए रेलिवेंट होंगी। नंबर 1, कंट्रोल एक्टिविटीज जो रिलेट करेंगे सिग्निफिकेंट रिस्क से,
वो आपके ऑडिटर के लिए रेलिवेंट होंगी उसकी ऑडिट के लिए। उसके साथ साथ अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है जो आपकी ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से उसको लगता है कि मेरी ऑडिट के लिए रेलिवेंट होगी, तो वो कंट्रोल एक्टिविटीज उसके लिए रेलिवेंट होगी। तो आपका ऑडिटर कंट्रोल एक्टिविटीज को अंडरस्टैंड करेगा, मतलब वो ये अंडरस्टैंड करेगा कि वो कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, वो कौन कौन सी प्रोसीजर्स हैं जिसकी हेल्प से आपकी मैनेजमेंट अपनी पॉलिसीज और अपनी डायरेक्टिव्स की इंप्लीमेंटेशन करवाती है, उसको इंश्योर करती है कि जो पॉलिसीज हैं, जो प्रोसीजर्स मैंने दिए हैं, मेरे एम्प्लॉय उनको फॉलो करेंगे, राइट। फिर कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करता है आपका ऑडिटर इस चीज को, इस जजमेंट को करने के लिए कि कोई रिस्क उसके लिए सिग्निफिकेंट रिस्क है। जितने ज्यादा स्टार मार्क आप इस पे लगा सकते हो, इस क्वेश्चन पे लगा लो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा रिस्क आपका ऑडिटर ये बोलेगा कि ये मेरे लिए सिग्निफिकेंट रिस्क है। आपका ऑडिटर किन किन चीजों को कंसीडर करेगा जब वो किसी एक पर्टिकुलर रिस्क को सिग्निफिकेंट रिस्क बोलता है। तो स्टैंडर्ड कहता है, एसए नंबर 315 कहता है कि अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। दूसरा, अगर कोई रिस्क रिलेट करता है किसी भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग चेंज को, किसी भी अकाउंटिंग चेंज से या फिर कोई भी इकोनॉमिक चेंज से या कोई अदर डेवलपमेंट हो रही है, मान लो एंटिटी जिस इन्वायरमेंट में काम करती है उस इन्वायरमेंट में कोई बहुत बड़ा रेगुलेटरी चेंज हो गया है, उस मान लो पहले कंपनीज एक्ट में कोई और प्रोविजंस एप्लीकेबल होती थी और अब उस जो आपकी एंटिटी को बहुत ज्यादा अफेक्ट कर सकती है वो प्रोविजन चेंज हो गई है, राइट। मैंने बार बार इसमें एग्जांपल भी दिया था कि अगर कोई एंटिटी एक ऐसे इन्वायरमेंट में काम करती है जहां पे कीप ऑन आपके रेगुलेशन चेंज होती रहती है, तो वहां पे रिस्क हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि हो सकता है आपकी मैनेजमेंट अप टू डेट नहीं है और जो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है वो एज पर लॉ, जो उसके पुराने रूल्स थे, पुराने रेगुलेशंस थे, पुराने लॉज थे, उसके अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही है। तो कौन सा रिस्क आपके ऑडिटर के लिए सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, वो कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करेगा। नंबर 1, अगर कोई रिस्क ऑफ फ्रॉड है तो वो एक सिग्निफिकेंट रिस्क होगा। नंबर 2, अगर आपका रिस्क रिलेट करता है, कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज हुआ है, आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ हुई है या आपकी अकाउंटिंग में कोई डेवलपमेंट हुई है, ऑडिटिंग में कोई डेवलपमेंट हुई है, कोई रेगुलेटरी चेंज हुआ है, तो इट इज ऑल्सो अ सिग्निफिकेंट रिस्क। तीसरा, अगर जहां पे भी ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है वहां पे हमेशा एक रिस्क जो अराइज होता है वो सिग्निफिकेंट नेचर का होता है। उसके साथ साथ अब जब आपकी मैनेजमेंट अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ ट्रांजैक्शन करती है वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होता है, क्योंकि रिलेटेड पार्टीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है, और अगर रिलेटेड पार्टीज को आपका ऑडिटर आइडेंटिफाई कर भी लेता है तो आपके ऑडिटर के लिए ये इवेल्युएट करना भी मुश्किल होता है कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी मैनेजमेंट ने अपनी रिलेटेड पार्टीज के साथ करी है। कई बार हिडन रिलेटेड पार्टीज होती हैं जिसको आपकी मैनेजमेंट नहीं बताती है और आपका ऑडिटर ढूंढ नहीं पाता है, राइट। उसके बाद कहता है कि जहां पे आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम एक हाई डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी ली है, आपकी मैनेजमेंट बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है। फॉर एग्जांपल, जब आपकी मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है उस टाइम पे प्रोविजनिंग करती है, तो जितनी ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व होगी, मतलब जितनी ज्यादा मैनेजमेंट की जजमेंट इन्वॉल्व होगी इन द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वहां पे रिस्क उतना ही ज्यादा होगा। जहां पे आपकी मैनेजमेंट जो ट्रांजैक्शन करती है वो उसके आउटसाइड द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होंगी, वहां पे भी रिस्क ज्यादा होगा। तो रिस्क कहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क होगा, जहां पे रिस्क फ्रॉड का है। नंबर 2, जहां पे चेंजेस हो रही हैं, चाहे वो डेवलपमेंट उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, चाहे अकाउंटिंग में कोई चेंजेस हो रहे हैं, या उसकी ऑडिटिंग एनवायरमेंट में कोई चेंज हो रहे हैं, या उसकी रेगुलेटरी एनवायरमेंट में कोई चेंज हो रहे हैं। तीसरा, जहां पे ट्रांजैक्शन कॉम्प्लेक्स नेचर की होती है वहां पे रिस्क हमेशा ज्यादा होता है। जहां पे ट्रांजैक्शन अनयूजुअल नेचर की होती है वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। जहां पे ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ होती है वहां पे रिस्क ज्यादा होता है। और जिन ट्रांजैक्शन में मैनेजमेंट की सब्जेक्टिविटी ज्यादा इन्वॉल्व होती है उन ट्रांजैक्शंस में रिस्क ज्यादा होता है। ओके, तो ये थे कि आपका ऑडिटर कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करेगा जब वो इस चीज की इवैल्यूएशन करेगा कि रिस्क सिग्निफिकेंट रिस्क है या नहीं। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट आता है आपका मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। ये आपका लास्ट कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल्स का। क्या कहता है ये? आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि वो कौन कौन सी एक्टिविटी है जो आपकी एंटिटी यूज करती है इन ऑर्डर टू मॉनिटर द इंटरनल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, राइट। कि अपने इंटरनल कंट्रोल्स जो भी मैनेजमेंट ने लगाए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए
उनके ऊपर ध्यान रखने के लिए, सुपरविजन करने के लिए आपकी मैनेजमेंट जिन जिन एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है उन एक्टिविटीज को कहते हैं मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स। और ये आपका लास्ट एलिमेंट है इंटरनल कंट्रोल्स का, मतलब लास्ट कंपोनेंट है इंटरनल कंट्रोल्स का। तो मॉनिटरिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या हुआ, वो प्रोसेसेस जो आपकी मैनेजमेंट को हेल्प करती है ये एसेस करने में कि जो इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगाए हैं क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली या ऑपरेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट, आपके इंटरनल कंट्रोल्स, वही बोला, ये आपकी मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं इन ऑर्डर टू इवेलुएट कि मैनेजमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज, मैनेजमेंट के बनाए हुए प्रोसीजर्स, उसके लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं टू एसेस वेदर द इंटरनल कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और नॉट। तीसरा पॉइंट, आपकी मैनेजमेंट अपनी मॉनिटरिंग एक्टिविटीज को कैसे अकम्प्लिश कर सकती है, तो वो ऑनगोइंग एक्टिविटीज के थ्रू अकम्प्लिश कर सकती है, उसके साथ साथ वो कोई सेपरेट इवेल्युएशन भी कर सकती है। अब सुनो, मैनेजमेंट की मॉनिटरिंग एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं। मान लो कस्टमर ने कि कोई, अगर उसको कोई एक्सटर्नल पार्टी से कोई कंप्लेंट आती है, फॉर एग्जांपल कस्टमर ने कोई कंप्लेंट करी, तो आपकी मैनेजमेंट उसको यूज करती है टू इवेल्युएट इट्स इंटरनल कंट्रोल, राइट। क्योंकि अगर कोई कस्टमर कोई कंप्लेन कर रहा है तो इसका मतलब ये शो करता है कि आपकी एंटिटी का कोई इंटरनल कंट्रोल, कोई पॉलिसी, कोई प्रोसीजर वीक है, डेफिशिएंट है। उसके साथ साथ अगर कोई रेगुलेटर ने कोई कमेंट पास किए, रेगुलेटर मतलब आरओसी का आपको कोई कमेंट आया, कोई नोटिस आया, सेबी ने कोई नोटिस भेजा, उसको भी आपकी मैनेजमेंट यूज करती है एज अ मॉनिटरिंग एक्टिविटी, राइट। फिर कहता है इन केस ऑफ स्मॉलर एंटिटीज, इन केस ऑफ स्मॉलर एंटिटीज जनरली ये जो मॉनिटरिंग एक्टिविटीज हैं वो आपका ओनर ही परफॉर्म करता है, एज सच कोई भी इंपॉर्टेंट रेलिवेंट पॉइंट नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो, राइट। फिर वो कहता है कि मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल कैसे होगी उस एंटिटी में जिस एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन कहां पे हम पढ़ते हैं, इसको हम ऐसे नंबर 610 में पढ़ते हैं, ऑल्दो ये स्टैंडर्ड अभी आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, मई 2024 से ये भी एप्लीकेबल है, राइट। ये पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि एक तो इंटरनल ऑडिट फंक्शन मतलब जैसे एक्सटर्नल ऑडिटर बाहर से आके ऑडिट करता है, उसी तरीके से आपकी एंटिटी इंटरनली भी ऑडिट करवाती है टाइम टू टाइम। मतलब ये एक रेगुलर नेचर की ऑडिट होती है कि जैसे जैसे काम होता जाएगा वैसे वैसे एक बंदा आपके किए हुए काम को चेक करता जाएगा। बहुत सारे इसके बेनिफिट होते हैं। नंबर 1 सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही होता है कि आपका जैसे जैसे काम हो रहा है वैसे वैसे आपका काम चेक हो रहा है। इसका मतलब अगर किसी स्टेज पे गलती हो रही है तो वो गलती उसी टाइम पे पकड़ी जा रही है, राइट। और दूसरा बेनिफिट इसका ये भी होता है कि आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है, आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस की जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। तो आपका ऑडिटर अगर किसी एक ऐसी एंटिटी में काम कर रहा है जिस एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे जब वो मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल्स को अंडरस्टैंड करेगा कि आपके मैनेजमेंट कंट्रोल की मॉनिटरिंग कैसे करती है, उस टाइम पे वो अंडरस्टैंड करेगा कि उस एंटिटी के अंदर जो इंटरनल ऑडिट फंक्शन है, जो इंटरनल ऑडिट के डिपार्टमेंट है, उसके रोल्स क्या हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो किस टाइप की एक्टिविटी वो परफॉर्म करते हैं, मतलब उनको पावर कितनी दी गई है, उनका आपकी एंटिटी में उनका रोल क्या है और उनकी पोजीशन क्या है। अगर मैं इनको ज़्यादा आपको एक्सप्लेन कर पाती, अगर आपको ऐसे नंबर 610 आता तो वहाँ की हम टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज़ कर पाते। लेकिन आप सिर्फ इतना समझो कि जहाँ पे इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो आपके इंटरनल ऑडिट फंक्शन की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इसको अंडरस्टैंड करेगा आपका ऑडिटर। और उसके साथ साथ कौन कौन से आपके फंक्शन आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म करता है, किस किस एरिया में वो काम करता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपका ऑडिटर ऑब्टेन करेगा। तो ये आपके 5 कंपोनेंट्स थे इंटरनल कंट्रोल्स के। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स बाय ऑडिटर। ओके, सो इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स का मतलब क्या हुआ कि आपका ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल्स की इवैल्यूएशन करता है, उनकी असेसमेंट करता है, ताकि जब वो अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करे उन इंटरनल कंट्रोल के असेसमेंट को बेस बनाकर वो अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करे। क्योंकि अगर किसी एंटिटी के लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंट है तो उसके रिस्पॉन्सेज विल बी हायर, मतलब उसके रिस्पॉन्सेज डिफरेंट होंगे। अगर किसी एंटिटी के लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो वो अपने रिस्पॉन्सेज को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकता है। रिस्पॉन्सेज मतलब जो ऑडिट प्रोसीजर्स आपका ऑडिटर अंडर एसए नंबर 330 परफॉर्म करता है टू ऑब्टेन द सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट
ऑडिट एविडेंसेस, राइट। तो कौन कौन से बेनिफिट हैं फॉर द इवेल्युएशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स बाय द ऑडिटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं एक एक पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस करूंगी। नंबर 1, पहला पॉइंट कहता है कि जो आपकी मैनेजमेंट के लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स हैं, क्या वो आपकी डे टू डे ऑपरेशंस की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, अगर उन ट्रांजैक्शंस में कोई भी एरर या फ्रॉड होता है उसको लोकेट कर पाते हैं या नहीं। दूसरा पॉइंट कहता है क्या आपकी मैनेजमेंट ने जो इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं वो इंटरनल कंट्रोल्स एडुकेट इंटरनल कंट्रोल्स हैं कंसीडरिंग द साइज एंड नेचर ऑफ द एंटिटी। मतलब जिस टाइप का नेचर है आपकी एंटिटी का, जितना बड़ा उसका साइज है, उसको ध्यान में रखते हुए क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स एडुकेट है। तीसरा पॉइंट, अगर आपकी एंटिटी के अंदर इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो क्या वो ऑपरेट कर रहा है इफेक्टिवली। चौथा पॉइंट, अगर आपकी एंटिटी के पास कोई भी ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जिसका बियरिंग आती है उसके काम के ऊपर, आपके ऑडिटर को कोई लेना देना नहीं होता एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल से। आपका ऑडिटर सिर्फ उन्हीं इंटरनल कंट्रोल से कंसर्न होता है जो उसकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को इफेक्ट करते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जो इफेक्ट कर रहा है उसके काम को, फॉर एग्जांपल आपकी मैनेजमेंट की पॉलिसीज प्रोसीजर्स क्या हैं अपने एम्प्लॉयज को हायर करने की, अगर आपकी मैनेजमेंट के एम्प्लॉयज की हायरिंग वाले कंट्रोल में कोई भी डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब हो सकता है कि आपकी मैनेजमेंट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई डमी वर्कर्स दिखा दे, जिसकी वजह से जो अल्टीमेटली जो सैलरी का खर्चा आएगा, जो एम्प्लॉयज बेनिफिट एक्सपेंस आएगा, उसमें भी कुछ गलती हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है जिसकी बियरिंग पड़ रही है उसके काम के ऊपर, तो आपका ऑडिटर उसकी भी इवेल्युएशन करता है। उसके साथ साथ कहता है क्या आपके एंटिटी के लगाए हुए कंट्रोल एडुकेट हैं आपके एसेट को सेफगार्ड करने के लिए, और आपके जो मैनेजमेंट, एक सेकेंड, okay, how far and how adequately the management is discharging its function so far as correct recording of the transaction is concerned। वो कह रहा है कि मैनेजमेंट ने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए तो हैं लेकिन मैनेजमेंट अपनी इन फंक्शंस को कैसे कैरी ऑन कर रही है, कितनी एडुकेटली इनको डिस्चार्ज कर रही है अपने फंक्शंस को। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स, उसके रिकॉर्ड्स और उसके सर्टिफिकेट कितने एडुकेट हैं, कितने रिलायबल हैं, और द एक्सटेंट एंड डेप्थ ऑफ द एग्जामिनेशन दैट ही नीड्स टू कैरी आउट इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द अकाउंटिंग। जब आपका ऑडिटर अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है ना इंटरनल कंट्रोल्स की, तो वो पॉलिसीज को समझता है, वो प्रोसीजर्स को समझता है कि कौन से एरिया में मैनेजमेंट की क्या पॉलिसीज हैं, मैनेजमेंट काम कैसे करती है। उन पॉलिसीज को बेस बनाकर वो क्या करता है, वो अपनी फर्दर एग्जामिनेशन क्या होगी उसकी डेप्थ को डिसाइड करता है। तो यही पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट। आगे कहता है जब आपका ऑडिटर एक बार इंटरनल कंट्रोल्स को परफॉर्म कर लेगा, उसको ये पता लग जाएगा कि एंटिटी के किस एरिया में इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं, एंटिटी के किस एरिया में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, और उनको बेस बनाकर वो अपनी फर्दर ऑडिट टेक्निक क्या होगी उसको डिसाइड कर सकता है। तो ये भी इसका बेनिफिट है। एक बेनिफिट क्या है जो मैंने अभी बोला आपको कि आपका ऑडिटर जब इवेल्युएशन करता है इंटरनल कंट्रोल्स की, तो उसको पता लगता है कि एंटिटी के किस एरिया में, किस डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल्स वीक हैं और किस डिपार्टमेंट में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, एक्सेसिव है। उसके साथ साथ जब आपका ऑडिटर इवेल्युएशन करता है इंटरनल कंट्रोल्स की, उसको डेफिशिएंसी जब पता लगती हैं तो वो एक वैल्यूएबल सजेशन भी दे पाता है आपकी मैनेजमेंट को। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं फॉर डूइंग द इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इसमें से आप कोई भी 6 से लेकर 7 पॉइंट याद कर सकते हो। सिंपल समराइज करूँ आपको कैसे याद करना है। जब भी आपका ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल की इवेल्युएशन करता है, उसको इवेल्युएट करने का पर्पस क्या होता है, आप इसको अंडरस्टैंड करो, आपको बेनिफिट खुद याद हो जाएंगे। उसको इवेल्युएट करने का पर्पस होता है ताकि वो डेफिशिएंसीज ढूंढ सके, ठीक है। तो पहला बेनिफिट क्या हुआ, इंटरनल कंट्रोल्स आपके ऑडिटर को हेल्प करते हैं टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज इन द इंटरनल कंट्रोल। जब वो डेफिशिएंसी ढूंढता है, उसके साथ साथ इवेल्युएशन करने के बाद उसको रिस्क पता लगता है कि एंटिटी के किस एरिया में कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का, ठीक है। तो आपके इंटरनल कंट्रोल रिस्क की असेसमेंट में भी हेल्प करते हैं। रिस्क की असेसमेंट करने के बाद आपका ऑडिटर उस रिस्क के असेसमेंट को बेस बनाकर अपने फर्दर ऑडिट टेक्निक्स, अपने फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स डिसाइड करता है। तो तीसरा बेनिफिट क्या हुआ, ये आपके ऑडिटर के कोर्स ऑफ एक्शन को डिसाइड करने में हेल्प करते हैं। उसकी ऑडिट टेक्निक्स क्या होंगी, उसके फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगी, इसमें हेल्प करता है आपकी इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स। उसके साथ साथ ये इस चीज़ को भी बताता है कि आपके मैनेजमेंट ने जो कंट्रोल्स लगाए हैं अलग अलग एरिया में, किस एरिया में कंट्रोल आपके डेफिशिएंट है, किस एरिया में कंट्रोल्स आपके एक्सेसिव हैं।
क्या मैनेजमेंट के लगाए हुए इंटरनल कंट्रोल्स उसके एसेट को सेफगार्ड कर सकते हैं या सेफगार्ड नहीं कर सकते हैं। तो आप ये कुछ पॉइंट्स याद कर सकते हो, राइट। मूविंग फॉरवर्ड सिर्फ 6 से लेकर 7 पॉइंट आप इसमें से कोई याद कर सकते हो, 5 तो मैंने आपको बता दिया बिना इसको पढ़े। अब पर्पस अंडरस्टैंड कर लो और आपको पर्पस याद हो भी गई होगी, क्योंकि मैं बार बार जब भी इंटरनल कंट्रोल्स बोलती हूँ यही पॉइंट्स रेपिटेटिवली बोलती हूँ अलग अलग कंटेक्स्ट में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, वो है कि जब आपका ऑडिटर इवैल्यूएशन करेगा इंटरनल कंट्रोल्स की तो वो किन किन मेथड्स को कंसिडर करेगा, मतलब इवैल्यूएशन करने के लिए कौन कौन से मेथड हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। तो सबसे पहला आता है आपका नरेटिव रिकॉर्ड। नरेटिव रिकॉर्ड ना एक आपके ऑडिटर को एग्जॉस्टिव एंड कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देता है। एग्जॉस्टिव समझते हो, बिल्कुल कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन देता है कि एंटिटी के किस एरिया में कौन से कंट्रोल्स लगे हुए हैं। आपका ऑडिटर इस रिकॉर्ड को तभी बना पाएगा जब उसने एक्चुअल में टेस्टिंग की होगी उन कंट्रोल्स की और उसने ऑब्जर्वेशन करी होगी। अदरवाइज आपका ऑडिटर इन रिकॉर्ड्स को नहीं बना पाएगा। नरेटिव रिकॉर्ड्स उस एंटिटी में सूटेबल होते हैं जनरली जो स्मॉल इन नेचर होती हैं और जहाँ पे ट्रांजैक्शन लेस कॉम्प्लेक्स होती हैं। रीजन बीइंग, जो एंटिटी जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उस एंटिटी में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस उतनी ही ज़्यादा होंगी। तो आपके ऑडिटर के लिए हर एक पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन से कंट्रोल्स हैं उनका एक डिटेल्ड, उनकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बनाना उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो जनरली नरेटिव रिकॉर्ड्स वहाँ पे सूटेबल होते हैं जो एंटिटीज स्मॉलर इन साइज होती हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। कौन कौन सी? नंबर 1, इसको जब आप नरेटिव सिस्टम को, नरेटिव रिकॉर्ड्स को यूज करना चाहते हो फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, उस टाइम पे सिस्टम को कॉम्प्रीहेंड करना, उसको छानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। आपका नरेटिव रिकॉर्ड्स ये जो मेथड है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, सिस्टम में अगर कोई गैप है उसको ढूंढ नहीं पाता। तीसरा, अगर कोई भी चेंजेस हो रही हैं इन द अकाउंटिंग सिस्टम बिकॉज ऑफ द रीशफलिंग ऑफ पावर, वहाँ पे इनको अप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। इसका रीज़न है क्या कि आपका ऑडिटर आपके एम्प्लॉयज़ से ही पूछता है कि तुम बताओ, अगर परचेज डिपार्टमेंट का हेड है, कि तुम कैसे काम करते हो, राइट। तो उनकी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे वो अपने रिकॉर्ड बनाता है। लेकिन अगर वो टाइम टू टाइम आपकी मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को चेंज करती रहती है तो वो उसको बार बार अपने रिकॉर्ड्स को चेंज करना पड़ेगा। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम अगर बहुत ज़्यादा रीशफलिंग होती है आपकी मैन पावर की। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं ऑफ यूजिंग द नरेटिव रिकॉर्ड। दूसरा मेथड जो आपका ऑडिटर यूज कर सकता है फॉर द इवैल्यूएशन of internal controls, that is a checklist, right। checklist क्या होती है? It is a series of instruction or a questions which a member of the auditing staff must follow or answer। एक वो चेकलिस्ट जैसे क्या होती है? टिक मार्क, यस, नो, नॉट एप्लीकेबल, राइट। सीरीज ऑफ क्वेश्चंस बना देते हैं। कैसे? क्या एंटिटी, इंग्लिश में, आर ऑर्डर एक्सेप्टेंस आर गिवन बिफोर मेकिंग अ सेल, और are tenders are invited before selecting a supplier, राइट। तो ये क्या होगी? आपकी चेकलिस्ट होगी। उसके अंदर क्या होंगे? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, राइट। when he completes the instruction, he initials the space against the instruction। answer to checklist instruction are usually yes, no और not applicable। जो भी वो क्वेश्चंस होंगे उसका आंसर कैसे दिया जाएगा? yes, no और not applicable। इसका आंसर कौन देगा? आंसर दिया जाएगा कि जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेलिवेंट पर्सन होता है, जिसके पास वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, राइट। दिस इज अगेन ऑन द जॉब रिक्वायरमेंट एंड इंस्ट्रक्शंस आर फ्रेम्ड हैविंग रिगार्ड टू द डिजायरेबल एलिमेंट्स ऑफ द कंट्रोल। यस, इट इज ऑन जॉब रिक्वायरमेंट है कि जैसी भी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंगली वी फ्रेम द क्वेश्चंस, राइट। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये एग्जाम्पल दिए हैं, आप इसको पढ़ लेना। एक तो मैंने आपको बता भी दिया है कि आर टेंडर्स आर कॉल्ड बिफोर प्लेसिंग ऑर्डर। मैंने आपको ये बोला, आर टेंडर्स आर कॉल्ड बिफोर सेलेक्टिंग दी सप्लायर्स। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी चेकलिस्ट में। तो दूसरा मेथड क्या हो गया? इवैल्यूएशन ऑफ कंट्रोल्स का। आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही होगी क्योंकि ये एरिया ऐसा है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो जा रही हूँ, चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, राइट। तीसरा क्या है आपका? तीसरा मेथड जो आपका ऑडिटर यूज कर सकता है फॉर द इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, दैट इज इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर।
इसके नाम में ही क्वेश्चनेयर है। अब इसको समझना, दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज ऑफ क्वेश्चंस तो इसमें भी होते हैं, बट दोज आर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस कंसर्निंग द इंटरनल कंट्रोल्स। किससे रिलेट करते हैं क्वेश्चन? इंटरनल कंट्रोल से। ऑब्वियसली हम इवेल्युएशन कर रहे हैं इंटरनल कंट्रोल्स के, तो क्वेश्चन किससे रिलेट करेंगे? इंटरनल कंट्रोल से। दिस इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर्म ऑफ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द इंटरनल कंट्रोल्स इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। इन द क्वेश्चनेयर जनरली क्वेश्चंस आर सो framed that yes answer denotes the satisfactory positions and no answers suggest the weakness. इसमें क्या होता है? This is the most widely used method, और इस मेथड की फ्रेमिंग ऐसे होती है, इस मेथड के अंदर क्वेश्चनर की फ्रेमिंग ऐसी होती है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर उन क्वेश्चन का आंसर यस आता है तो आपको पता लगता है कि इस एंटिटी के इस एरिया में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, और अगर उसका आंसर आपके एम्प्लॉइज नो देते हैं तो इसका मतलब एंटिटी के उस एरिया में इंटरनल कंट्रोल्स वीक है। प्रोविजन इज मेड फॉर द एक्सप्लेनेशन और फर्दर डिटेल्स फॉर नो आंसर्स, यस नो रिमार्क्स। ठीक है, तो प्रोविजन दी जाती है जब ये क्वेश्चनर बनता है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज होती है। यहाँ पे चेकलिस्ट की जैसे नहीं होता सिर्फ यस नो नॉट एप्लीकेबल, इसमें क्या होता है? यस नो एंड रिमार्क्स, कि अगर आपको अपने आंसर की एक्सप्लेनेशन देनी है तो वहां पे उसकी प्रोविजनिंग भी होती है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच आर रेलिवेंट टू द बिजनेस नॉट एप्लीकेबल रिप्लाई इज गिवन। ठीक है, एन ए कहाँ पे लिखोगे? जो आपके बिजनेस से रिलेट नहीं करते। उसके बाद कहता है द क्वेश्चनर इज यूजुअली यूज्ड टू द क्लाइंट एंड द क्लाइंट इज रिक्वेस्टेड टू गेट इट फिल्ड बाय द कंसर्न्ड एग्जीक्यूटिव एंड द एम्प्लॉइज। क्लाइंट को इशू करते हैं, क्लाइंट उनको फिल करके दे देता है। फिर आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट सबसे ज्यादा आपके ऑडिटर को एक बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करता है, एक कंसाइज समरी देता है इंटरनल कंट्रोल्स की, राइट। तो ये क्या कहता है? इट इज अ ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच पार्ट ऑफ द कंपनीज सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स, कि एंटिटी के जो भी इंटरनल कंट्रोल्स के सिस्टम्स हैं, जो उसकी पॉलिसीज हैं, जो भी प्रोसीजर हैं, जो भी कंपोनेंट है, उनकी एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देता है। ऑब्वियसली चार्ट है ना, तो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन देता है। फिर कहता है ये बहुत ज्यादा कंसाइज वे है। ऊपर वाला मेथड क्या था? कॉम्प्रिहेंसिव वे है। ये क्या है? कंसाइज वे है ऑफ रिकॉर्डिंग दी। ऑडिटर का रिव्यू क्या है इंटरनल कंट्रोल्स को लेकर? इट मिनिमाइजेस द अमाउंट ऑफ नरेटिव एक्सप्लेनेशंस एंड therefore achieves the considerations of presentations not possible in any other form. ये क्या करता है? जो हम ऊपर नरेटिव रिकॉर्ड्स देखे हमने ऊपर, या क्वेश्चनर देखा, वहां पे एक्सप्लेनेशंस होते हैं, ये उसको मिनिमाइज कर देता है और आपको एक बर्ड्स आई व्यू प्रोवाइड करता है ऑडिटर को। ये आगे लिख भी दिया इसने, इट प्रोवाइड्स अ बर्ड आई व्यू ऑफ द सिस्टम एंड फ्लो ऑफ ट्रांजेक्शन, कि आपकी एंटिटी में ट्रांजेक्शंस कैसे फ्लो होती हैं, उनका सिस्टम क्या है, प्रोसेसेस कैसे होती है, ट्रांजेक्शन इनिशिएट कैसे होती है, रिकॉर्ड कैसे होती है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में ट्रांजेक्शन शुरू कैसे होती है, उसकी अथॉरिटी कौन करता है, उसको अप्रूवल कैसे होता है, वो सारा का सारी चीज़ें एक बर्ड आई व्यू की फॉर्म में, कंसाइज फॉर्म में फ्लो चार्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये मेथड है आपके इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के। टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल्स यू कैन डू इट ऑन योर ओन, क्योंकि हमने इसको एनीवेज अलग अलग जगह पे डिस्कस कर लिया है। आई एम मूविंग फॉरवर्ड टू इंटरनल कंट्रोल्स एंड आईटी इन्वायरमेंट। ओके, इंटरनल कंट्रोल्स एंड आईटी इन्वायरमेंट। अब ये वाला टॉपिक उन बच्चों को बहुत ईजी लगेगा जिसने ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट वाला चैप्टर कर लिया है। बहुत अच्छी रिवीजन उसकी भी अवेलेबल है। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक लेके मैं बीच बीच में क्लास पॉज करके, पॉज नहीं, आपको पता नहीं लगेगा, आपको कॉन्टीन्यूसली मिलेगी। बट क्योंकि पता है मैंने क्लास क्यों रिकॉर्ड करी, आपको मेरी एनर्जी भी शायद डाउन लग रही होगी थोड़ी सी, पता नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बोल रहे थे कि सेकेंड पार्ट का है, सेकेंड पार्ट का है, तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू रिकॉर्ड दिस क्लास। मैं भूल भी गई थी कि मुझे क्लास रिकॉर्ड करनी है, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि इतना सारा चीज़ें हैं रिकॉर्ड करने के लिए ना। फाइनल का सिलेबस इतना ज़्यादा है, यू कैन नॉट इवन इमेजिन। मतलब तुम लगा लो ये बूंद है, इंटर का सिलेबस इज़ अ बूंद ऑडिट का, और आपका फाइनल का ऑडिट इज़ एन ओशन। तो मैं भूल गई थी, अगर मैं भूल जाऊँ कोई चीज़ बोल के तो प्लीज़ मेरे को ना रिमाइंड करा दिया करो कि आप भूल गए हो, ये भी काम करना है। ओके, सो इंटरनल कंट्रोल्स इन आईटी इन्वायरमेंट वाला टॉपिक उन बच्चों को ईजी लगेगा जिन्होंने ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट में ऑडिट कैसे होती है उसकी क्लास देखी है। इट इज़ गोइंग टू बी लाइक अ केक वॉक टू देम। लेकिन अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक इसमें क्वेश्चन है जो मैंने वहाँ पे भी कवर करवाया, जिसको मैं यहाँ पे नहीं कवर करवाऊंगी, राइट। अब सुनो, एंटिटी क्या जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसमें मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं और उसमें ऑटोमेटेड कंट्रोल भी हो सकते हैं, और उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। ये जो लाइन मैंने बोल दी है ना, यहाँ पे एक एमसीक्यू है। अब मुझे ये नहीं पता कि वो फाइनल की लेवल पे है कि इंटर की लेवल पे, पर ये एमसीक्यू है।
आपकी एंटिटी के कंट्रोल्स में, इंटरनल कंट्रोल्स में आपका मैनुअल कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी हो सकते हैं, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है, राइट। देखो कौन कौन से कंट्रोल्स होते हैं आपके मैनुअल सिस्टम में। कंट्रोल्स इन मैनुअल सिस्टम में इंक्लूड प्रोसीजर्स सच एज अप्रूवल and review of the transactions and reconciliation and follow up of reconciling items। इसका क्या मतलब हुआ, मैनुअल कंट्रोल्स का मतलब हुआ कि जो भी तुम ट्रांजेक्शन्स करोगे, सेल की ट्रांजेक्शन, परचेज की ट्रांजेक्शन, उस ट्रांजेक्शन के लिए तुम प्रॉपर अप्रूवल लोगे, ये एक कंट्रोल हो गया। उस ट्रांजेक्शन का प्रॉपर रिव्यू होगा, ये दूसरा कंट्रोल हो गया। उसके प्रॉपर रिकंसिलिएशन होगी, तीसरा कंट्रोल हो गया। उसका प्रॉपर फॉलो अप भी होगा, चौथा कंट्रोल हो गया। ये सारी चीजें मैनुअली होंगी, तो दीज आर मैनुअल कंट्रोल्स, राइट। और एंटिटी ऑटोमेटेड प्रोसीजर भी यूज कर सकती है ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, उनकी प्रोसेसिंग करने के लिए, और इन ट्रांजैक्शन की अल्टीमेटली रिपोर्टिंग करने के लिए। मतलब तुम सिस्टम में सिर्फ एक बार डाटा डाल दो, एक बार, ऑटोमेटिकली तुम्हारी रिपोर्टिंग बन जाएगी। अगर तुम टैली को भी देखो, ऑल्दो दैट इज नॉट दैट एडवांस्ड, बट तुम एक जर्नल एंट्री डालते हो, तुम्हारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जाती है वो बात, मतलब तुम्हारी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट होती है। तो ये क्या है, ऑल दीज थिंग्स आर ऑटोमेटेड, जो सारा काम हो रहा है ऑटोमेटेड हो रहा है। तो आपकी एंटिटी ऑटोमेटेड कंट्रोल्स भी लगा सकती है। कंट्रोल का मतलब हुआ कि ये जो ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली, मतलब आईटी की हेल्प से हो रही है, आपकी एंटिटी उसके ऊपर कंट्रोल्स लगा सकती है। कंट्रोल कैसे, कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकता। पासवर्ड लगा देगी, वो पासवर्ड सेट कर देगी, थंब्स, राइट। एप्लीकेशन लेवल पे कंट्रोल्स लगते हैं। अब कौन से जनरल आईटी कंट्रोल्स होते हैं, अब ये कंट्रोल्स मैंने ऑटोमेशन वाले चैप्टर में वहां पे कवर कर रहे हैं। तो कंट्रोल्स आपके मैनुअल भी हो सकते हैं, कंट्रोल्स आपके ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं। यही बात यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे आ जाओ, बेनिफिट क्या होते हैं आईटी के इन दी एंटिटीज इंटरनल कंट्रोल्स। ये मैं पढ़ा देती हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको इतना याद करना है इस पर्टिकुलर वाले टॉपिक से। नंबर 1, जब भी आपकी मैनेजमेंट आईटी यूज करती है इंटरनल कंट्रोल्स के लिए, वो उसको हेल्प करती है in the consistently application of predefined business rules and performs the complex calculation in processing the large volume of the transactions or data। मतलब जब भी आप आईटी को यूज करते हो, मान लो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है, जो एंटिटी आईटी को यूज करती है, इन्फॉर्मेशन सिस्टम को यूज करती है, तो वो प्री डिफाइंड कैलकुलेशंस होती है। मतलब तुमने एक बार रेट ऑफ इंटरेस्ट वहाँ पे सिस्टम में डाल दिया, तो जब भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी उसी रेट से होगी। सो जिससे क्या होता है, एक तो कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है और दूसरे एक्यूरेसी मेंटेन होती है। दूसरा पॉइंट कहता है इट enhances the timeliness and availability and accuracy of the information। जब भी एक तो कैलकुलेशन ह्यूमन बीइंग करेगा, राइट, और दूसरी कैलकुलेशन कंप्यूटर सिस्टम करेगा, तो ज्यादा एक्यूरेट कौन सा होगा, जो कंप्यूटर सिस्टम करेगा। तो आपकी आईटी सिस्टम्स क्या करते हैं, एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन को एनहांस करते हैं, उसके सारा डाटा इजिली अवेलेबल होता है और टाइम पे अवेलेबल होता है। तीसरा पॉइंट कहता है अगर आपको अपनी इंफॉर्मेशन का फर्दर एनालिसिस करना है, एडिशनल एनालिसिस करना है, इसकी भी हेल्प करते हैं आपके आईटी सिस्टम्स। कॉमन सेंस की बात है, कैसे, देखो अगर आपको पता हो कि डेटर की ऑटोमेटिकली एजिंग निकल जाती है सिस्टम्स में, राइट, तो आप डेटर की एजिंग निकल जाती है, आपको वहां पे आपने डाला क्या, सिर्फ डेटर्स की डिटेल, डेटर की डिटेल से आप ऑटोमेटिकली डेटर्स की एजिंग निकाल सकते हो। अगर उसके आगे भी आपको फर्दर एनालिसिस करना है तो ये सिस्टम आपको हेल्प करते हैं। उसके बाद कहता है इट एनहांसेस द एबिलिटी टू मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ द एंटिटीज एक्टिविटी एंड इट्स पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। आपके सिस्टम आपकी मैनेजमेंट को हेल्प करते हैं उनकी पॉलिसीज एंड उनकी प्रोसीजर को मॉनिटर करने में। इन शॉर्ट ये क्या बोल रहा है, मॉनिटरिंग एक्टिविटीज, जो हमने अभी ऊपर इंटरनल कंट्रोल का एक कंपोनेंट देखा, उसमें भी आपकी ये सिस्टम हेल्प करते हैं। इट रिड्यूसेस द रिस्क दैट द कंट्रोल विल बी सर्कमवेंटेड। ह्यूमन बीइंग जहां पे इन्वॉल्व होते हैं वहां पे कंट्रोल को ओवरराइड करने के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेकिन जहां पे काम आपके आईटी सिस्टम करते हैं वहां पे कंट्रोल्स ओवरराइड नहीं किए जा सकते, राइट। उसके बाद कहता है इट एनहांसेस द एबिलिटी टू अचीव इफेक्टिव सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज बाय इंप्लीमेंटिंग सिक्योरिटी कंट्रोल्स इन द एप्लीकेशन डाटाबेसेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने बोला तुम डिफाइन कर दो कि किस ह्यूमन बीइंग के पास एक्सेस होगी सिस्टम्स की, कौन चेंजेस कर सकता है सिस्टम में, कौन चेंजेस नहीं कर सकता है। तो क्या किया तुमने, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज तुम्हारा ईजी हो जाता है। सो ऑल दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग आईटी इन द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अगर मैं इसको यहाँ पे नहीं भी पढ़ाती तो भी ये ऑटोमेशन में कवर्ड हो चुका है। अगला क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर टॉपिक से पूछा जा सकता है दैट इज वो कौन कौन से रिस्क आते हैं जो इंटरनल कंट्रोल इंपोज करता है, इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर आईटी कौन से रिस्क इंपोज करता है।
राइट अगर आईटी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है, पर आईटी जहाँ पे यूज़ होती है उसके बहुत सारे रिस्क भी उसके साथ आते हैं, जिनको कहते हैं आईटी बेस्ड रिस्क। और ये रिस्क मैंने ऑटोमेटेड वाले चैप्टर में, ऑटोमेशन वाले चैप्टर में करवाया है, राइट, ऑडिट इन दी ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। तो आप वहाँ पे जाके इन रिस्क को देख लो, मतलब उस चैप्टर को आप देख के जाना, अच्छा चैप्टर है, सेम ही पॉइंट्स है जो यहाँ पे कवर्ड है। उसके बाद एक टॉपिक आता है दैट इज मटीरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का, ये वाला टॉपिक ऐसे नंबर 320 में कवर्ड है। Okay, moving forward to next topic, that is internal audit. ओके, नेक्स्ट इज इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट का मतलब क्या होता है? इंटरनल ऑडिट आपकी मैनेजमेंट का इंडिपेंडेंट फंक्शन होता है। मतलब जैसे जैसे आपकी एंटिटी में काम होता जाएगा वैसे वैसे आपके उस काम की चेकिंग होती है आपके इंटरनल ऑडिट में, राइट। जैसे एक्सटर्नल ऑडिट में या तो ईयर एंड पे, मतलब एक बार जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन जाती है उसके बाद एक एक्सटर्नल बंदा आकर आपकी एंटिटी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की चेकिंग करता है। लेकिन इंटरनल ऑडिट में जैसे जैसे काम होता जाएगा उन काम की चेकिंग वैसे वैसे होती जाएगी। इंटरनल ऑडिट आपका इंटरनल टू ऑर्गेनाइजेशन का बंदा भी कर सकता है और कोई बाहर का बंदा आके भी कर सकता है। एक्सटर्नल ऑडिट हमेशा कौन करता है, मतलब आपकी स्टैच्यूटरी ऑडिटर हमेशा कौन करता है? सीए। इंटरनल ऑडिट सीए कर सकता है, सीएस कर सकता है, सीएमए कर सकता है, एडवोकेट कर सकता है, बीए पास कर सकता है, कोई भी कर सकता है। जिसके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशन है वो आपके इंटरनल ऑडिट को कर सकता है। इंटरनल ऑडिट में ओपिनियन देने के साथ साथ, रिपोर्ट देने के साथ साथ सजेशन भी दी जाती है इंप्रूवमेंट को लेकर, राइट। इंटरनल ऑडिट कोई भी मैनेजमेंट खुद से करा सकती है, वॉलंटरी करवा सकती है, या फिर अगर उसके ऊपर सेक्शन नंबर 138 के अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है तो उसको मैंडेटरली अपनी इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है। तो मीनिंग आप पढ़ लेना, मीनिंग में वही लिखा है जो मैंने आपको अभी भी बताया है, राइट। फिर आता है सेक्शन नंबर 138 की प्रोविजन किन किन एंटिटीज के ऊपर एप्लीकेबल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, केस स्टडी में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो सेक्शन नंबर 138 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि जिन जिन कंपनीज को मैं बोलूंगा, जिन जिन कंपनीज को मैं अपने अंदर कवर करूंगा, उन कंपनीज को मैंडेटरली इंटरनल ऑडिट करानी है। मतलब उनके लिए ये ऑप्शन नहीं है इंटरनल ऑडिट कराना, उनके लिए मैंडेटरी है इंटरनल ऑडिट कराना। कौन कौन सी वो कंपनीज है? नंबर 1 एवरी लिस्टेड एंटिटी। दूसरा, अगर कोई लिस्टेड एंटिटी नहीं है पर वो अनलिस्टेड एंटिटी है लेकिन वो एक पब्लिक कंपनी है, तो एवरी लिस्टेड एंटिटी प्लस एवरी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। लेकिन पब्लिक कंपनी जो इनमें से किसी भी चार कंडीशन में से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब एक ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसकी पेड अप शेयर कैपिटल है 50 करोड़ या उससे ज्यादा की, और ये पेड अप शेयर कैपिटल आपको कब देखनी है? ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। या फिर ये ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी टर्नओवर है 200 करोड़ या उससे ज्यादा की, और ये भी आपको कब देखनी है? प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। या फिर ये एक ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक फाइनेंशियल कंपनी है जिसने किसी बैंक से, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया है, बोरोइंग ली है ऑफ 100 करोड़ और मोर, 100 करोड़ और मोर, एक्सीडिंग रुपीज 100 करोड़ एंड मोर। और ये आपको कब देखना है? एट एनी टाइम, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल में किसी भी टाइम पे अगर इसकी बोरोइंग या इसकी ये बोरोइंग किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या लोन एक्सीड कर जाता है 100 करोड़ या उससे ज्यादा का, तो इसके ऊपर रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाती है सेक्शन नंबर 138 की, राइट। उसके बाद कहते हैं या फिर अगर ये एक ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसकी आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट हैं, जिसके पास, मतलब जिसने पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करके रखे हैं और उनका आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 25 करोड़ या उससे ज़्यादा का। और ये भी आपको कब देखना है? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। अगर ये एंटिटी इनमें से किसी भी एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाती है तो इस एंटिटी को मैंडेटली अपनी इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है। फिर उन प्राइवेट कंपनीज को भी अपनी इंटरनल ऑडिट करानी पड़ती है जिसकी टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा की है ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या फिर जिसके आउटस्टैंडिंग लोन्स या बोरोइंग किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक्सीड करते हैं 100 करोड़ या उससे ज्यादा बे। और इसको आप कब देखोगे? एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। इन वाली एंटिटीज को भी अपनी ऑडिट करानी पड़ती है। तो किस किस को इंटरनल ऑडिट करानी मैंडेटरी है? नंबर 1 लिस्टेड एंटिटीज को, दूसरा अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज को जो 4 कंडीशन में से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करती है। 4 कंडीशन कौन सी है? पेड अप शेयर कैपिटल वाली, टर्नओवर वाली, लोन वाली और पब्लिक डिपॉजिट वाली। और कोई भी प्राइवेट कंपनी जो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, कौन कौन सी? एक तो आपकी टर्नओवर वाली और दूसरी लोन वाली, राइट।
टर्नओवर में पेड अप शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर का अमाउंट कितना है 200 करोड़ या उससे ज़्यादा, लोन का अमाउंट कितना है एक्सीडिंग 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, राइट, और आपका पब्लिक डिपॉजिट का अमाउंट कितना है 25 करोड़ या उससे ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, इन सारी कंपनीज को अपनी इंटरनल ऑडिट कराना मैंडेटरी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि इंटरनल ऑडिटर कौन हो सकता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है, यस। कॉस्ट अकाउंटेंट भी हो सकता है, यस। प्रैक्टिस में है, नहीं प्रैक्टिस में, कोई फर्क नहीं पड़ता। या सच अदर प्रोफेशनल, जो आपका बोर्ड डिसाइड कर दे, वो कंडक्ट कर सकता है इंटरनल ऑडिट, राइट। एंड इंटरनल ऑडिटर मे और मे नॉट बी एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी। मैंने बोला आपके घर का बंदा भी हो सकता है, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉई भी आपका इंटरनल ऑडिटर हो सकता है। यहाँ से भी MCQ बन सकता है, राइट। फिर होता है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को किसे कहते हैं, जो फंक्शन, जो डिपार्टमेंट आपकी एंटिटी का इंटरनल ऑडिट करता है उसको इंटरनल ऑडिट फंक्शन कहते हैं। कुछ भी नहीं बनेगा यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन। फिर आता है आपका क्वेश्चन कि कौन कौन सी एक्टिविटी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी एक्टिविटीज आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म करता है। तो आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन परफॉर्म करता है GRI की एक्टिविटीज, दैट इज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू गवर्नेंस, एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट एंड एक्टिविटीज रिलेटिंग टू इंटरनल कंट्रोल्स, राइट। एक एक करके बता देती हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1, इंटरनल ऑडिट फंक्शन एसेस कर सकता है गवर्नेंस प्रोसेसेस इन इट्स अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। देखो, जो भी आपके एंटिटीज के ऑब्जेक्टिव्स हैं, किस रिलेशन में ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसके अपनी एथिकल वैल्यूज को लेकर मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस कैसे इवेल्युएट होती है, वो ऑब्जेक्टिव्स, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्क की कम्युनिकेशन कैसे होगी, इन सारी के सारे ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर आपके मैनेजमेंट का जो गवर्नेंस प्रोसेस है उनकी इवेल्युएशन करेगा आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो सबसे पहले एक्टिविटीज जो गवर्नेंस से रिलेट करती हैं उनकी इवेल्युएशन करता है आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन। दूसरा काम जो आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन कर सकता है वो है एक्टिविटीज रिलेटिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। हमने ऊपर पढ़ा था कि कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स में सेकंड कंपोनेंट क्या होता है, दैट इज एंटिटी की रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसीज कैसी हैं। तो आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन इवेल्युएट करता है कि आपके मैनेजमेंट की रिस्क आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस क्या है, वो रिस्क को आइडेंटिफाई कैसे करती है और कौन से उसके सिग्निफिकेंट रिस्क है, जो हमने ऊपर वहां पे पढ़ा था। उसके बाद कहता है आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर सकता है। नंबर 1, वो इवेल्युएशन कर सकता है इंटरनल कंट्रोल्स की, जैसे हमने ऊपर भी पढ़ा, जहां पे आपका स्टैट्यूटरी ऑडिटर भी इवेल्युएशन करता है इंटरनल कंट्रोल्स की, ये देखने के लिए कि जो इंटरनल कंट्रोल्स मैनेजमेंट ने लगाए हैं क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स ऑपरेट कर रही हैं इफेक्टिवली या नहीं। तो यही चीज आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन भी कर सकता है। दूसरा, आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन एग्जामिनेशन करेगा फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन की, और वो ये इवेल्युएट करता है कि आपकी जो मैनेजमेंट है, जो आपकी एंटिटी है, वो कौन से मीन्स यूज करती है, कौन सा वे यूज करती है टू आइडेंटिफाई, रिकॉग्नाइज, मेजर एंड क्लासीफाई द ट्रांजैक्शंस, और अल्टीमेटली वो कैसे अपनी रिपोर्टिंग करती है। उसके साथ साथ वो एंटिटी की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ का भी रिव्यू कर सकता है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि जो भी मैनेजमेंट अपनी, जो भी आपकी एंटिटी अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ करती है वो इकोनॉमिकल है, वो एफिशिएंसी से करती है और वो प्रॉपर इफेक्टिवनेस से उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करती हैं। आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन इंश्योर करता है कि जो भी लॉज या रेगुलेशन आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, आपकी एंटिटी उनका कंप्लायंस कर रही है। तो ये सारी चीज़ें आपका इंटरनल ऑडिट फंक्शन कर सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मूविंग फॉरवर्ड टू इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। Okay, what are internal financial controls? As per section 134 subsection 5, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स होते हैं आपके पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स जो आपकी कंपनी ने अडॉप्ट करे हैं, राइट। क्यों अडॉप्ट करे हैं? ताकि आपकी कंपनी अपने एसेट को सेफगार्ड कर सके, ताकि आपकी एंटिटी, आपकी कंपनी अपने बिजनेस को एफिशिएंटली कंडक्ट कर सके और अपनी पॉलिसीज को फॉलो कर सके, ताकि आपकी एंटिटी फ्रॉड और एरर को प्रिवेंट कर सके, ताकि आपकी एंटिटी इस बात को इंश्योर कर सके कि जो भी आपके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लीट हैं, वो एक्यूरेट हैं, और आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो भी अल्टीमेटली आपकी मैनेजमेंट ने दी है वो रिलायबल हैं और वो उनकी टाइमली प्रिपरेशन हो रही हैं। अगर आपको इसको ध्यान से पढ़ोगे तो ऐसे नंबर 315 में इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिनेशन भी यही है, राइट। उसके बाद आता है आपकी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इन रिलेशन टू द
गिविंग अ रिपोर्ट ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स। तो सेक्शन नंबर 143 सब सेक्शन 3 आपके ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता है कि आपके ऑडिटर को ये स्टेट करना पड़ता है, उसको अपनी रिपोर्ट में बताना पड़ता है कि क्या आपकी एंटिटी के पास एडुकेट इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं, और एग्जिस्ट करते हैं तो क्या वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली और नॉट, राइट। फिर कहता है कि ये जो रिपोर्टिंग देता है आपका ऑडिटर ऑन द इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स, ये उसकी फाइनेंशियल जो आपकी पूरे की पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसकी रिपोर्ट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इट इज नॉट एप्लीकेबल विद रिस्पेक्ट टू द इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो आपकी एंटिटी अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है या हाफ ईयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है सॉरी उसके ऊपर सो सॉरी आई एम नॉट वेल टुडे, उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं होती है, राइट। तो आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इंटरनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर? आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है इन दी ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को लेकर? इसको समझना ये अलग है, ये अलग है। आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है इन दी ऑडिट ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, जब उसको अपॉइंट किया जाता है ऑडिट करने के लिए, किसकी ऑडिट? इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसको वहां पे ओपिनियन देना पड़ता है कि जो कंपनी के इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं ओवर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग दोज आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, राइट, एंड इट इज टू बी कैरिड आउट अलोंग विद द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट के साथ ही कैरी ऑन होता है। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगी दो वर्ड्स में जो नीचे लिखा भी है, क्या कि डिफरेंस क्या होता है इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का और इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। तो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल्स का मतलब जो अभी अभी मैंने ऊपर बताया वही डेफिनेशन सेम यहां पे लिखी है। इंटरनल कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये कंट्रोल्स इट इज रिक्वायर्ड, यहां पे आपकी मैनेजमेंट आपके ऑडिटर को हायर करती है टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन कि जो भी उसने अपने इंटरनल कंट्रोल्स लगाए हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के ऊपर वो ऑपरेट कर रहे हैं इफेक्टिवली। मतलब आपका ऑडिटर एक सेपरेट ओपिनियन देता है ऑपरेटिंग इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल्स के ऊपर। ऑल्दो आपका ऑडिटर कभी भी इंटरनल कंट्रोल्स की एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के ऊपर अलग से कोई भी ओपिनियन नहीं देता, लेकिन इस केस में आपका ऑडिटर अलग से ओपिनियन देता है। सो दिस इज द डिफरेंस, राइट, एंड दिस वाज योर एंटायर चैप्टर। बहुत लेंदी चैप्टर था। आई होप कि मैं इस चैप्टर के साथ जस्टिस कर पाई हूँ, और स्पेशली आई एम नॉट वेल टुडे सो माई स्पीड वॉज लिटिल स्लो, और थोड़ा सा मैंने स्पीड को स्लो इसलिए भी रखा ताकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा का पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ताकि आप अच्छे से कवर कर सको। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही होगी तो आप तेज़ कर लेना, लेकिन इंटर वाले बच्चों के लिए ये स्पीड आई थिंक ठीक है, ओके। और ये डिटेल्ड रिवीजन क्लासेस हैं तो मैंने कोशिश करी कि बीच बीच में मैं पढ़ाती भी चलूँ। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर इट इफ़ यू कैन, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ़ यू हैव नॉट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जिस भी टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो। बाय बाय।